नमस्कार दोस्तों, मैं डबल ओ संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बनाने के लिए दिया हुआ था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना चुके होंगे। अगर जो भी आपका गलत होगा या सही होगा, अभी मिला लेते हैं, पहले उसको बना लेंगे हम लोग, फिर इसके बाद में आज के नए सेशन को चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको ये सब बनाने के लिए दिया हुआ था, तो जैसे मैंने बताया था आई एम ए बॉय। ठीक है, तो आई एम ए बॉय की आपको उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसान है कि आई के साथ में एम लगता है और आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, तो आई एम ए बॉय मतलब मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, यू आर ए गर्ल। यू आर ए गर्ल मतलब तुम एक लड़की हो। यू यू के साथ आर लगता है, जैसे सेकेंड पर्सन के साथ में सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर दोनों के साथ में आर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ में आर लगा हुआ है, तो यू आर ए गर्ल मतलब एक लड़की हो, तो तुम एक लड़की हो। ठीक है, तीसरा चलते हैं। तीसरा में देखिएगा कि सी इज ए प्लेयर। सी सी क्या है? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? इज लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, अभी के घटना के बारे में बात कर रहा है, अभी के समय के बारे में। प्लेयर कब है? वो अभी है। तो अब अगर प्लेयर अभी है तो वहां पे सी के साथ में इज का इस्तेमाल होगा। तो सी इज ए प्लेयर मतलब वह एक लड़की, सॉरी, खिलाड़ी है। यहाँ पर हो गया, दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर खिलाड़ी होगा, वह एक खिलाड़ी है। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स ये भी क्या है? ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में आर का इस्तेमाल होता है। तो दे आर फ्रेंड्स मतलब वे लोग दोस्त हैं। ठीक है, पांचवा चलते हैं। वी आर नेबर्स। ये भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। वी क्या है? यहां पे देखिएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ में क्या लगता है? आर लगता है। तो वी आर नेबर्स। अब नेबर्स मतलब क्या होता है? पड़ोसी। जैसे कि होता है ना कि मेरे घर के बगल में कोई और आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। तो वी आर नेबर्स मतलब हम लोग पड़ोसी हैं। ठीक है, शीला एंड बबीता आर इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पे आर क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे तो नाम है, लेकिन दो नाम है। जब एक से ज्यादा नाम आ जाता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। सिंगुलर मतलब समझ लीजिए, सिंगुलर मतलब एक। आई को मत समझिएगा, क्योंकि आई वो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। थर्ड पर्सन में जब भी सिंगुलर का बात किया जाए तो एक होता है, और एक से जहां भी किसी भी जब भी लगे आपको कि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है, तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। तो प्लूरल के साथ में हमेशा क्या लगता है? आर लगता है। आर का यहाँ पे हो जाएगा, आर मतलब इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? तेज, बुद्धिमान। तो शीला और बबीता बुद्धिमान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको इज एम आर का मतलब नहीं पता है या कुछ भी इसमें से आपको समझ में नहीं आता है, तो पिछला मैंने तीन वीडियो बना चुका हूँ। तीन वीडियो को जाके पहले आप देख लीजिए। मैं आई बटन पर यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, तो आप देख के वहां पे क्लिक करके जाके पहले उसको देखिए, फिर आके इसको देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, अगर आप इस चैनल पर पहला बार हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। या अगर मेरा आवाज अगर आपको स्पीड में ज्यादा लग रहा है, तो आप यूट्यूब चैनल की जो सेटिंग्स है उससे आप स्पीड को कम कर लीजिएगा, और अगर कम लगे तो ज्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज ए मंकी। अब देखिए दैट क्या है? दैट भी एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये एक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ में इज का इस्तेमाल होता है। तो दैट दैट मतलब वह होता है ना, वह। तो दैट इज ए मंकी मतलब वह एक बंदर है। ठीक है, दिस सेम में जैसे दैट है वैसा ही दिस है। दैट दूर के लिए होता है, जैसे में हम बोलते हैं कि वह एक, दूर के बारे में बताते हैं कि वह एक बंदर है। और जब नजदीक, अगर वही बंदर नजदीक आ जाता है, तो जब नजदीक आ जाता है तो क्या बोलते हैं? कि यह एक बंदर है। ठीक है, वह एक बंदर है, यह एक बंदर है। चाहे अगर चेयर रखा हुआ है तो हम बोलते हैं कि यह एक चेयर है, और वही चेयर अगर दूर रखा रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? वह एक चेयर है। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि दैट दूर के लिए बताने के लिए होता है, इंगित करने के लिए, और दिस नजदीक के लिए। ठीक है, तो दिस इज ए चेयर, तो दिस क्या है? सिंगुलर है, तो दिस भी थर्ड पर्सन के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो दिस इज ए चेयर मतलब यह एक कुर्सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये दीज लिखा हुआ है। दीज मतलब ये सब होता है। ये सब मतलब नजदीक की चीजों को ही बताने के लिए दीज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक से ज्यादा के लिए होता है। जो दिस है सिंगुलर है, मतलब एक बताता है, और जो दीज है एक से ज्यादा के लिए बताता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोलेंगे हम, यहाँ पे बहुत सारे कपड़ा बिखरा हुआ है, तो यहाँ के लिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? या सॉरी, ये
ये सारी कुर्सियां हैं, तो ये सारी कुर्सियां हैं, तो इतना बहुत सारी कुर्सियां हैं ना, तो बहुत सारी जब कुर्सियां होंगी तो ये सब के लिए दीज का इस्तेमाल करेंगे, वो नजदीक हो जाएगा। और दूर के लिए क्या करेंगे, दूर के लिए दोज लिखते हैं। दोज मतलब वे सब, लिख लीजिएगा कॉपी पे, THOSE। वीडियो को पॉज करके कॉपी पे लिख लीजिएगा, THOSE। दोज मतलब वे सब, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है, ठीक है। और दीज मतलब ये सब, जैसे वहां पे लिखा हुआ है THESE, दीज मतलब ये सब। नजदीक में बहुत सारी चीजों को बताने के लिए दीज लगाएंगे, और दूर को बताने के लिए दोज लगाएंगे। अगर वो एक से ज्यादा हो, एक से कम होगा तो नजदीक के लिए दिस होगा, दिस मतलब यह। और एक से ज्यादा, सॉरी, एक होगा और दूर होगा तो वहां पे हो जाएगा दैट, ठीक है। तो दीज आर यूजफुल थिंग्स, ये सब इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। माई शर्ट इज रेड। अब देखिए ये माई क्या है। अब माई मैंने आपको समझाया था पिछला वीडियो में कि आई का पोसेसिव केस होता है। पोसेसिव क्या होता है, आई का क्या होता है, माई। अब माई शर्ट, अब देखिए यहाँ पे हम माई के हिसाब से इज नहीं लगाए हैं, क्योंकि यह आई का पोसेसिव केस है, तो इसके हिसाब से एम लगना चाहिए, ठीक है, एम लगना चाहिए, लेकिन हमने इज लिखा है। क्यों, क्योंकि ये माई के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये शर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो शर्ट एक शर्ट है ना, एक से ज्यादा शर्ट होगा तो उसमें यहाँ पे आर लगता, लेकिन ये मेरा शर्ट, एक शर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। माई शर्ट इज रेड, मेरा कुर्ता लाल है, ठीक है। अब जैसे हिज अंकल, हिज अंकल, तो यहाँ पे हिज के हिसाब से नहीं, ये भी ही का पोसेसिव केस है। मैंने आपको पहला या दूसरा वीडियो में पोसेसिव केस पढ़ाया हुआ है कि सब सब्जेक्ट का जो होता है उसका पोसेसिव केस क्या होता है, तो वहां से आप जाकर समझ सकते हैं कि पोसेसिव केस क्या होता है। तो ये सारे पोसेसिव केस के ही उदाहरण है। तो हिज अंकल, हिज मतलब उसका, उसके चाहे उसके बोलिए, जो भी बोलिए, उसके चाचा इज माइजर, माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। तो उसके चाचा कंजूस हैं, उसके चाचा कंजूस हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए देयर है, ये जो दे का पोसेसिव फॉर्म है, या दे का पोसेसिव फॉर्म है, और दे जो है प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। दे क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, और दे के साथ क्या आता है, आर आता है, लेकिन हमने लगाया है क्या, इज। अब इज क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये देयर के हिसाब से बात नहीं कर रहा। मान लीजिए कि एक पिता का 4 बेटे हैं, लेकिन मैं 4 बेटे का बात नहीं कर रहा हूँ, 4 बेटों के पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पिता तो एक ही है ना, तो पिताजी के हिसाब से यहाँ पे इज लगा है, ना कि बेटों के हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है, देयर फादर इज लॉयर, मतलब यहाँ पे फादर लॉयर है, पिताजी के बारे में बात हो रहा है, यहाँ देयर के हिसाब से नहीं, इसलिए यहाँ पे इज लगा है, क्योंकि पिताजी तो एक ही है ना। अब वो लॉयर है, मतलब इसका हो जाएगा देयर मतलब उनके, उनके पिताजी एक वकील है, चाहे उनके पिता एक वकील है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दे वर थीव्स। अब सिंगुलर और प्लूरल आपको समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि ये खत्म हो जाएगा तो फिर हायर जब का इस्तेमाल बताऊंगा। हायर जब के बाद में आपको 2 चीजें जरूरी बताना है, एक आर्टिकल और दूसरा ये आपको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो है वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देवर नंबर पढ़ाऊंगा, नंबर में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर आता है। देवर थीव्स, अब थीप का THIEF होता है ने, और उसको जो सिंगुलर के बारे में बात करता है, लेकिन अगर उसका प्लूरल जब बनाना होता है तो एफ की जगह पे VES हो जाता है, तो थीप्स हो जाता है, ठीक है। तो दे वर थीप्स, दे के साथ अब एक वर लगा हुआ है, तो वर का मतलब सीधे क्या हुआ कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब पहले के बारे में बात कर रहा है, वो अभी नहीं है, पहले थे, ठीक है। ये जैसे वाज और वर लग जाएगा, इज MR का मतलब अभी हो रहा है वो घटना, और वाज और वर का मतलब होता है कि ये घटना हो चुका है, वो अभी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन पहले वो थे। तो ऐसे दे मतलब वे लोग, वर मतलब थे, थीव्स चोर, वे लोग चोर थे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है लिख दिया हूँ, यहाँ पे है नहीं होगा, थे होगा, ठीक है। मैं PPT में सुधार दूंगा। ऐसे ये आपको PPT चाहिएगा तो टेलीग्राम पे नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सीधे आपको टेलीग्राम पे, वहां पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा पढ़ाया हुआ मैं उसी पर डालता हूँ। वे लोग चोर थे हो जाएगा, यहाँ पे है नहीं होगा, थे हो जाएगा, ये गलती लिखा गया, माफ कीजिएगा। शी वाज एन एथलीट, ठीक है, शी वाज एन एथलेटिक। तो शी यहाँ पे वाज लगा हुआ है, इसका मतलब ये पहले के बारे में बात कर रहा है, तो वह एथलेटिक है। एथलेटिक मतलब जो दौड़ भाग करने वाले लोग होते हैं ना, जो गेम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसको एथलेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो शी वाज एन एथलेटिक मतलब वह एक
एथलेटिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी वर इल, हम लोग बीमार। ठीक है, यहाँ भी है लिख दिया हूँ, माफ कीजिएगा, इस सब में है, वो लगता है कि टाइपिंग एरर हो गया है, थे होगा। ठीक है, वी वर इल मतलब हम लोग बीमार थे। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा इसको बार बार, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है। अब हम लोग आज के चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होता क्या है दोस्तों? नकारात्मक का मतलब होता है कि कोई भी जो घटना है वो नहीं में, मतलब उस वो नहीं हो रहा है, मतलब अभी वो नहीं है। जैसे कि मैं एक आदमी हूं, तो अभी मतलब हूं। मैं एक आदमी नहीं हूं, तो नहीं हूं, तो इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य आ गया। मतलब जिसमें नहीं आ जाए वो निगेटिव सेंटेंस होता है, समझ लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे ये बनता है। कोई भी वाक्य को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक नियम होता है। तो पहले देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये इज एम आर वाज वर्ब का है जो बताया हूँ वो वाला, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट तो समझ ही गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो पहले के वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। समझते हैं इसको, ऐसे समझ में अगर आपको नहीं आएगा तो सेंटेंस से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही इज नॉट ए गुड मैन। देखिए पहले ये ही आ गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे इज वर्ब हो गया। ठीक है, इसके बाद ये नॉट हो गया, तो यहाँ पे नॉट हो गया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये गुड मैन ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह एक अच्छा आदमी नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, सेम चीज है जो आपने पहले पढ़ा है ना, वही चीज है, बस उसमें क्या करना है कि नोट लगा देना है। अगर वाक्य में नहीं होगा तब अपने से जबरदस्ती नोट नहीं लगाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे देखिए रोहित एंड तान्या। देखिए जैसे ही दो नाम आया समझ लीजिए इसमें आर रहेगा। अगर अभी क्या बात की घटना, अगर घटना अभी का है तो उसमें आर रहेगा। तो रोहित एंड तान्या आर नॉट बैड स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ भी के बाद आर लग गया है। बाकी सब नियम वही होगा, जहाँ नॉट होगा ना वहां पे नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे नॉट बैड स्टूडेंट्स मतलब रोहित और तान्या बुरे छात्र नहीं है, मतलब अच्छे हैं। आई एम नॉट रिच, यहाँ भी देखिए एम के बाद में नॉट लगा हुआ है, वर्ब के बाद में नॉट लगा हुआ था। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। यू आर नॉट ए किंग, तुम राजा नहीं हो। अगर तुम राजा, तुम बोल रहे हो तो आप तुम राजा नहीं हो। अगर आप बोल रहे हो तो आप राजा। यू का मतलब आप तुम। अगर आदर से बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो, अगर निरादर से बोल रहे हो तो तुम बोल रहे हो। ठीक है ना, तो यू आर नॉट ए किंग, आप राजा नहीं है। वी वर नॉट सोल्जर्स, हम लोग सैनिक नहीं है। यू आर नॉट कल्प्रिट्स, तुम लोग अपराधी नहीं हो। दे आर नॉट लेजी, वे लोग आलसी नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं वर का इस्तेमाल वाला नहीं बताया हूँ, उसका भी सेम ही होगा। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि होता कि आई के साथ क्या लगेगा, वाज। आई वाज नॉट रिच मतलब मैं अमीर नहीं था। देखिए यहाँ पे है छूट गया है थोड़ा सा, ये शुरू शुरू में एरर हो गया, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो अगर यहाँ के आई के साथ में वाज हो जाएगा नॉट रिच, तो मैं अमीर नहीं था हो जाएगा। यू वर नॉट ए किंग, तुम राजा चाहे आप राजा नहीं थे हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आर की जगह पर मैं वर लिख दूं WERE, तो यू वर नॉट ए किंग, आप राजा नहीं थे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या टेलीग्राम पे जाके हमको वहां पे जरूर पूछिएगा, वहां भी मैं आपके मैसेज का इंतजार करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नात्मक वाक्य। अब समझ में आ गया होगा कि प्रश्नात्मक का मतलब क्या है, कि जिस क्वेश्चन में प्रश्न पूछे। अब प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ तो प्रश्न, जैसे क्या आप गए थे, आप क्यों नहीं गए थे, ये होता है ना। तो पहले हम उस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग का जो उत्तर होता है। जैसे कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो दो तरीका से उत्तर आप उत्तर देते हैं। एक जिसका आंसर हाँ या ना में होता है, जैसे कि क्या आप पढ़ने गए थे, तो उसका आंसर में क्या दीजिएगा, हाँ चाहे ना, यही ना बोलिएगा कि नहीं। अगर गए होंगे तो बोलेंगे कि हाँ गए थे, और बोलेंगे अगर नहीं गए तो बोलेंगे कि नहीं गए थे, तो वो बोलेंगे। तो जिसका आंसर यस या नो में हो उसके लिए अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। जैसे आर यू मैड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ना आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। अब क्या तुम पागल हो होगा तो उसका आंसर या तो हाँ या ना में देंगे, यही देंगे ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अगर इज का इस्तेमाल करने वाला होगा तो इज होगा,
एम का होगा तो एम, आर होगा तो आर, वाज होगा तो वाज। इसका मतलब है कि ये पांचों में से कोई होगा जिसका जैसा इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट। अब ये क्या है ना कि जो वर्ब पहले हम लोग लिखते थे वो अब सबसे पहले हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद पहले लिखते थे ना, इसके बाद लिखते थे। देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। ये वर्ब ही है जिसको मैंने इज, एम, आर, वाज, वर करके लिख दिया हुआ है, ये वर्ब है, ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन वाला बात होगा ना वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर वाक्य में नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दिया नॉट को, ताकि दिमाग में आपके आ जाए कि अगर नॉट होगा तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर नॉट आएगा तब, नहीं आएगा तब, अगर आएगा तो लगा देंगे या नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आर यू मैड, आर पहले देखिए यहाँ पे लग गया है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आर लग गया है, क्योंकि यू के साथ में आर लगता है, तो इसलिए यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ में जब आर लगता है तो आर पहले हो गया, यू मैड, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। अब क्या तुम पागल हो का आंसर क्या मिलेगा, यस या नो मिलेगा, समझ गए। वैसे ही दूसरा वाला देखिएगा, देखिए आई के साथ क्या लगता है, अगर अभी के बारे में बात हो रहा है तो एम लगता है, तो यहाँ पे आई के साथ में क्या लग गया, एम लग गया, देखिए। और यहाँ पे सेंटेंस में नॉट है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात भी करना चाह रहा है, ये प्रश्नात्मक भी है और नेगेटिव भी है। जैसे कैसे, एम आई नॉट ए गुड मैन, कोई पूछता है ना कि क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, तुम नहीं बोलते, कोई बात करते रहता है तो बोलता है कि अरे तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो वही है कि क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। तो क्या के लिए यहाँ पे एम पहले हो गया, और नॉट के लिए सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने नॉट लगा दिया। अगर दोस्तों एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, हो सकता है कि दोबारा में समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा ध्यान से देखने पर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो एम आई नॉट ए गुड पर्सन, अब गुड पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एम आई, एम यहाँ सब वर्ब हो गया, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आई हो गया, फिर नॉट हो गया यहाँ पे, अगर नॉट वाला सेंटेंस है तो, और फिर एक गुड पर्सन हो गया ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखे हैं। और इसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना होता है दोस्तों। अगर आप लिख रहे हैं कुछ भी तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो देना जरूरी होता है, ठीक है। ये अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नहीं देना है, अगर क्वेश्चन वाला नहीं है तो नहीं देना है, फुल स्टॉप देंगे, या अगर हिंदी में रहेगा तो खड़ी पाई करेंगे। लेकिन अगर इंटरोगेटिव में आ जाएगा तो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एम आई नॉट ए गुड पर्सन, क्या मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, नियम सेम रहेगा, बस इसमें क्या है कि किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, जिसके साथ आर लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, वैसा ही नियम रहेगा। बस खाली अंतर ये हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वाला बात आ रहा है, उसका आंसर। अब किसी का भी इसमें देख लिया, क्या मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो इसमें भी यस आपका उत्तर या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आर यू नॉट मैड, क्या तुम पागल नहीं हो, इसका भी उत्तर क्या होगा, या तो हाँ में या तो ना में, कि हाँ तुम पागल हो, हाँ तुम पागल नहीं हो, यही बोल सकते हैं ना। तो क्या तुम पागल नहीं हो, तो आर यू के साथ में क्या लगता है, आर, तो आर यू नॉट मैड, क्या तुम पागल नहीं हो, ठीक है। वैसे आगे चलते, फिर देखिए आई आ गया, तो एम आई ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए इस वाक्य में नॉट नहीं आया है, तो इसमें भी नहीं नहीं लिखेंगे, जिसमें नहीं होगा उसी में नॉट आएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे नॉट है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस नहीं है, तो नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो एम आई ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसका भी अगर कोई पूछता है कि क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो या तो हाँ या तो ना, यही ना बोलेंगे, तो इसलिए ये एम पहले हो जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, वर दे लेबोरियस, देखिए यहाँ पे वर आ गया। अब दे के साथ में वर आया है, मतलब कि ये पहले के बारे में बात कर रहा है, पीछे के बारे में बात कर रहा है, अभी के बारे में बात नहीं कर रहा है, मैंने यहाँ पे थे थी हो जाएगा। तो वर दे लेबोरियस, लेबोरियस मैंने मेहनती होता है, तो क्या हो जाएगा कि क्या वे लोग मेहनती थे, देखिए यहाँ पे थे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर आ गया, इज एम आर होता है तो हैं होगा, या हैं हूँ ये लगेगा, वाज वर हो जाएगा तो थे थी ये हो जाता है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, वाज सी कनिंग गर्ल, क्या वह एक धूर्त लड़की है। अब यहाँ पे एक नहीं लिखा हूँ, फिर भी समझ लीजिए कि एक यहाँ पे एक बोल देने पे भी कोई गलती नहीं होगा, और नहीं भी लिखने को कोई गलती नहीं होगा, और लिख देगा तो भी कोई गलती नहीं होगा। क्या वह धूर्त गर्ल थी, धूर्त मतलब होता है कि जो दूसरे को धोखा, चालाकी से धोखा दे देती है, उसको धूर्त बोलते हैं। कोई अपने काम निकालने के लिए ना कुछ भी करे कि उससे निकल जाएगी, चाहे निकल जाएगा, तो उसको धूर्त बोलते हैं। तो वाज सी कनिंग गर्ल, क्या वह धूर्त लड़की थी। अब देखिए यहाँ पे, ही इज ही एन ऑफिसर, क्या वह एक अधिकारी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हमसे पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं,
WH फैमिली। दोस्तों इसके बारे में समझिएगा, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि जैसे जिसका, मैंने आपको बोला था ना कि दो तरह के वाक्य होता है, दो तरह का वाक्य मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक जिसका आंसर यस और नो में मिलता है, जैसे पिछला आपने जितना वाक्य पढ़ा कि क्या तुम एक धूर्त लड़की हो, तो उसका आंसर हाँ या ना में मिल जाता था, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न का ऐसा होता है जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं होता है, उसको कुछ बोल के आंसर देते हैं। जैसे तुम कहाँ हो। अब देखिए ये भी प्रश्न है, मैं पूछा हूं ना कि तुम कहाँ हो। अब तुम कहाँ हो का क्या होगा, प्रश्न हो गया। अब उसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला सेंटेंस है। तो देखिएगा, WH फैमिली हैज फॉलोइंग वर्ड दैट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन इन द सेंटेंस ना, कि WH फैमिली, कुछ देखिए WH फैमिली में ये सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि विच, वाई, विच, वाई, विच, वेन, हु, वेयर, हुज, whom, what, how। ये जो 9 होगा, नौ जो वर्ड है ये WH फैमिली में आता है, ठीक है। WH फैमिली मतलब इस सबसे क्वेश्चन को शुरुआत होता है। और इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जब ये वाला शब्द आ जाएगा, देखिए आपको बताता हूँ, जब भी प्रश्न वाला चीज आएगा तो जो भी शब्द प्रश्न बना रहा है वो सबसे सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जैसे पहले जो जिसका आंसर हाँ या ना में मिल रहा था, तो उसको जब हम लोग बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, इज एम आर को पहले, वज वर्ग को पहले लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। लेकिन अब WH फैमिली वाला, इस वाला के वजह से हम लोग, ये प्रश्न बन रहा है तो सबसे पहले ये होगा, फिर इज एम आर वज वर्ग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ब मैं लिखा हूँ वो दूसरे के लिए चीज है, इसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसका आपको समझ में नहीं आएगा, इसको वर्ब को हटा दीजिएगा। तो WH फैमिली इज एम आर वज वर्ग और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, वाई वर यू लेजी। अब देखिए यह वाई मतलब क्या होता है, क्यों। इस दोस्तों ये नौ का ना मीनिंग मैं अगला स्लाइड में लिख दिया हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बनाने के लिए, समझाने के बाद बनाने के लिए दूंगा, तो आप घर से बना के लाइएगा। और फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी पूछ सकते हैं, या जब आप लोग बोलिएगा कि लाइव वीडियो आने के लिए, तो एक दिन के लिए किसी दिन मैं लाइव आके आपको सारा सेंटेंस का, सारा चीज़ों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपको लाइव की जरूरत पड़ेगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो वाई आर यू लेजी। अब देखिए वाई आर यू लेजी मतलब क्या हो गया कि वाई वाला पहले आ गया, वाई मतलब क्यों होता है, ठीक है। तो तुम क्यों आलसी हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आया, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे यस और नो में नहीं दे सकते, ठीक है। अगर मैं बोलता क्या तुम आलसी हो, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे देते कि नहीं, कि हाँ मैं आलसी हूँ चाहे नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे है कि आप आलसी क्यों हैं, तो क्यों का कारण बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये भी WH फैमिली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये भी होता है, लेकिन WH फैमिली आता है क्योंकि इसमें इस तरह का शब्द आ जाता है, क्या, क्यों, कहाँ, किसे, कौन सा, इस तरह का शब्द आ जाता है। तो वो शब्द को पहले हम उसका अंग्रेजी का शब्द जो लिखेंगे वो पहले लिखेंगे। WH का मतलब वही है, ये WH देखिए, सबका पहले WH है, WH है, WH है, WH, 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 खाली इसमें नहीं है। लेकिन ये भी सेंटेंस को क्रिएट करता है, तो समझ लीजिए कि ये भी उसी के फैमिली में आता है, क्योंकि ये भी प्रश्न प्रश्न बनाता है ना कि हाउ मतलब कैसे होता है, तो आप कैसे हो, तो हाउ, फिर हो है, आप है, तो आपके साथ में क्या लगता है, यू लगता है, तो हाउ आर यू बोलते हो ना। आप तो कभी कभी बोलते हो अंग्रेजी में, ऐसे भी बिहारी चाहे कोई भी जो होता है इंडियंस, आधा अंग्रेजी कभी कभी बोल देता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो हाउ आर यू बोलते हैं हम लोग, तो हाउ, हाउ के साथ में क्या लगता है, यही हाउ वाला शब्द होता है, हाउ। आर, आर का मतलब यह वाला आर लगता है, क्योंकि यू है तो यू के साथ में आर लगता है ये। तो हाउ आर यू, तुम, आप कैसे हो चाहे तुम कैसे हो। तो वैसे ये भी है, वाई आर यू लेजी, तुम आलसी कैसे हो, तो आप आलसी, सॉरी, वाई मतलब क्यों होता है, तो आप आलसी क्यों, ठीक है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर नॉट आएगा तो दोस्तों, वैसे जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले बार हम लोग बनाए थे ना कि नॉट आया था तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते, वैसे यहाँ भी, इसलिए मैंने इसको नॉट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, वाई आर यू नॉट लेजी, ठीक है। तुम आलसी, चाहे आप आलसी क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ भी वाई पहले हो गया है, आर हो गया है, यू हो गया है, और नॉट उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगा है। जैसे देखिए यहाँ पे पीछे देख लीजिए, यहाँ भी नोट लग रहा था सब्जेक्ट के बाद, तो जब भी नोट वाला शब्द आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है। अगर किसी भी सेंटेंस में नोट आ गया तो नोट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वाई आर यू नॉट लेजी, तो आप आलसी क्यों नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबका मैंने मतलब लिख दिया है, 3 3 6 3 9, ये 9 शब्द है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है।
ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बनाया हुआ है और दिया हुआ है, तो आप इसको देख के बनाइएगा। फिर भी इस पे मैं और जैसे वाई वगैरह का इस्तेमाल तो हमेशा करना है, क्योंकि सेंटेंस में आते रहेगा, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो भी मैं छोटा थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ ना, उसको याद कर लीजिएगा। और जो भी वाक्य में सेंटेंस में जैसे आ रहा है, जैसे इसमें देखिएगा, ये लेजी आ गया, लेजी का यहाँ पे आलसी है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इससे पहले जो है देखिएगा, इसमें इसमें मैड है तो पागल हो गया, लेबोरियस है तो मेहनती हो गया, ये सब है ना सब। आप इसको कृपया करके धीरे धीरे याद करते रहिएगा, दिमाग में ऐसे रहेगा ना, बनाते रहेगा, याद करते रहेगा, थोड़ा थोड़ा एक बार खाली रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है, एक दो बार खाली देख लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपना दोस्त बना लीजिएगा। अगला बार में मैं इसको भी सोल्यूशन कराऊंगा, 12 है, 12 को एक बार बना लीजिएगा, ताकि आपको इसका इस्तेमाल कैसा होता है आपको समझ में आएगा। और आपको नहीं आएगा तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, इस मिसलेनियस है, हर तरह का है। ये देखिए, वाज वाला भी है, इज वाला भी है, वेयर वाला भी है, हर तरह का है। तो आप इसको बनाइएगा तो समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अब खत्म होता है। आपको बता दूं कि अगर आप को अच्छे से अंग्रेजी सीखना है, ठीक से अगर पढ़ना जानते हैं, अगर आपको नहीं आता है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतना भी अब सोचिए कि जब आप हिंदी सब समझ रहे थे, जब हम हिंदी में पले हैं, हिंदी में बड़े हैं, सब कुछ हिंदी में बोले हैं, फिर भी जब हम लोग को पढ़ना था तो पहले क ख ग घ शुरू शुरू किए थे, और फिर किताब पढ़ना शुरू किए थे, मंत्रा पढ़ना शुरू किए थे, फिर दो दो शब्द पढ़ना शुरू किए थे, फिर किताब पढ़ना शुरू किए थे, तब जाके हम लोग को समझ में आया था। तो अब इंग्लिश को एक नया आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो अगर आप ईमानदारी सच में चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम आपको दिक्कत ना करे इंग्लिश के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। चाहे आप बोर्ड में भी हैं, तो आपको ईमानदारी से बता रहे हैं, आपको 9 क्लास में, 10 क्लास में, चाहे किसी भी क्लास में आप हो, जहां आपको अंग्रेजी दिक्कत करता है, तो बस आप ईमानदारी से मेरे साथ कुछ कुछ महीने तक मेरे साथ में रहिए। आपको फिर कभी भी कहीं भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, मेरा गारंटी है आपको। ठीक है, तो जैसे कि 9 क्लास में भी अगर बच्चे आप हो, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12, सब में अगर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा, और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो एकदम ये जरूर जाम बड़ा है। लड़के जब आप जाइएगा ना तैयारी करने के लिए, आपको बता देता हूँ, तो आपको ना टीचर ग्रामर में फंसा देंगे। मैं ये ग्रामर थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रामर ही है समझ लीजिए, लेकिन मैं पूरा डीप में जाके आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है, अगर आप पढ़ना सीख गए, आप अगर आपको इससे कैसे पढ़ना सीखेंगे, तो हम आपको बाद में इसे पढ़ाने के बाद में, जो कि सेंटेंस को बनाने के लिए जो जरूरी होता है, उसके बनाने के बाद में जो मेन चीज है, आपको फोकस उस पर मैं करूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि कोई भी किताब पढ़ के मैं आपको लाऊंगा, दूंगा, और उसमें समझाऊंगा कि कैसे इसका मतलब क्या होगा, कैसे क्या होगा। फिर आपको खुद पढ़ाऊंगा, और पढ़ने जब लगेगा तो आप बोलिएगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे। ठीक है, तो चाहे आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसको ईमानदारी से कर लीजिए। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास ये वीडियो का आपको फायदा होना चाहिए, और दूसरों को भी होना चाहिए। तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे जरूरतमंद को भी ये वीडियो हेल्प करे। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।